हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी भाई बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नवोदय मिशन 2024 का जो कोर्स है वो अपना शुरू कर रहे हैं। तो आज वो दिन आ गया है, आज संडे है। आज से हम लोग जो अपना कोर्स को शुरू कर रहे हैं करना, और ये हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। और हमें हर सीढ़ी को मजबूती के साथ चलते जाना है, चढ़ते जाना है। और हमारा मिशन क्या है? हमें अपना पेपर को क्रैक करना है और साथ ही साथ एक सीट को क्लियर करना है। दूसरी बात, आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है, तो आज ही से आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए ज्ञान कोचिंग के नाम से, जिसपे आपको डेली का पूरा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। और पूरे कंटेंट को आप अच्छे से नोट करते चलिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको जो भी डाउट्स होगा उसके व्हाट्सएप पे मेरे पे आप जो है उसको फोटो भेज दीजिएगा। हर संडे को हम लोग एक डाउट क्लास रखेंगे, जिस डाउट क्लास में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। लाइव क्लास होगी संडे की आपकी डाउट की। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति। और इसमें हम जानते हैं संख्या पद्धति में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उन संख्याओं की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो संख्या पद्धति में बच्चों हमारे कुल मिला के 13 प्रकार की संख्याएं होती हैं। लगभग हमारी 13 प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिनको हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे किस प्रकार की संख्या होती है और उन संख्याओं को हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी संख्या है वो है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपकी गिनती में उपयोग में लाई जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि जब हम किसी भी नंबर से जब हम किसी चीज को गिनते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये 2 पेन है, ये आपके 3 पेन है। तो 1 2 3 उससे शुरू करते हैं हम। यानी कि जिन संख्याओं को हम गिनती के प्रयोग में लाते हैं ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी, ये हमेशा एक से शुरू होती है। ये हमेशा एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती के उपयोग में लाई जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये संख्या हमारी एक से शुरू होकर कहां जाती है? अनंत तक। अनंत तक मतलब इनका कोई अंत नहीं है। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो अगर जब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है, क्योंकि ये 1 से शुरू होती है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप इसमें बताओगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी हो ही नहीं सकती। मान लो आपने कहा कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो है वो 2 लाख है, तो 2 लाख के बाद 3 लाख आ जाएगा। आप कहोगे 10 करोड़ है, 10 करोड़ के बाद 10 करोड़ एक आ जाएगा, 20 करोड़ 30 करोड़। तो बड़ी संख्या की कोई लिमिट ही नहीं है। तो बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं होती, लेकिन हाँ छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या में होती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है। उसके आगे हम चलते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जब हम संख्या को 2 से भाग करते हैं तो 2 से पूरी पूरी कट जाए। एक तो इसकी ये पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि ऐसी संख्याओं का इकाई अंक, ऐसी संख्याओं का जो इकाई अंक है वो हमेशा इकाई अंक इनमें से कोई एक होगा। या तो इकाई अंक हमारा 0 2 4 6 8, ये जो आपको संख्या दिखा रही है, अगर ये कोई भी उसका इकाई अंक है तब वो संख्या हमेशा हमारी सम संख्या होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमें कुछ सम संख्या यहाँ पे दी गई है। 2 4 6 8 10। देखो 2 2 से कट जाता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आ जाता है। कोई भी संख्या लिख लो, बड़ी संख्या मैंने लिख दी यहाँ पे। मैंने आपसे पूछ लिया 2 6 8 9 7 6 0, भाई ये एक संख्या लिखी मैंने। और इस संख्या को मैंने आपसे पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये संख्या सम है कि विषम है। तो आप कहोगे कि सर ये संख्या सम है। मैंने कहा हाँ बेटा बताओ, मुझे पहचान कैसे हुई आपको? तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, इकाई मतलब सबसे बाद वाला अंक, कि ये अंक अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक अंक ये है, तब ये संख्या हमेशा हमारी सम संख्या होगी। तो इसके अंत में सर यहाँ पे 0 है, तो इसलिए हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी सम संख्या होगी। यहीं पर मैं आपको कोई दूसरी संख्या लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 2 6 9 2 7 1, और आपसे पूछा कि बच्चों बताओ ये वाली आपकी कोई ऐसी संख्या सम संख्या की विषम संख्या, तो इस संख्या में आप क्या बताओगे भाई मुझे? आप यहाँ पे इसका आखिरी अंक देखोगे, आखिरी अंक क्या आपका? 1 है। यहाँ पे जब 1 आ गया यानी कि 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो अब ऐसी कंडीशन में ये आपकी सम संख्या नहीं है। तो अगर ये सम नहीं है तो कौन सी होती है? तो एक तो होती है हमारी सम संख्या, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उनको हम सम संख्या कहते हैं। या फिर उन संख्या के अंत में, यानी कि उन संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? आपका 0 हो, या फिर 2 4 6 8 इनमें से कोई भी हो, वो हमेशा आपकी सम संख्या ही कहलाएगी।
अगली आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या आपकी सम संख्या का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा होता है। सम संख्या में क्या था? वो संख्या है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो रही थी, उनको सम कहते हैं। तो विषम का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, जो संख्या दो से भाग नहीं की जा सकती, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो दो से कभी भी भाग नहीं होती उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एक्सेट्रा अनंत तक। और सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो बच्चों हमारी 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अनंत तक चलती है। हाँ, पहचान क्या है कि इसके अंत में कभी भी 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं आएगा। अगर ये आ जाता है इसके इकाई अंक में तो वो हमारी सम हो जाती है, और जिसके अंत इकाई का अंक ये नहीं होता वो आपकी विषम संख्या होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा 25,761, और ये पूरी की पूरी संख्या मैंने आपसे पूछी कि बच्चों मुझे बताओ ये संख्या आपकी सम है कि विषम है। तो आपने क्या देखना है? सिर्फ इसका इकाई का अंक देख लीजिए। इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं होने चाहिए। अगर ये इसके इकाई अंक में नहीं है तभी आपकी विषम संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ गया विषम क्या होती है, सम क्या होती है? आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर भी बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर नंबर। पूर्णांक वो होता है ऐसी संख्या जिसके अंदर निगेटिव यानी कि माइनस की संख्या भी होती है, जिसमें जीरो भी आ जाता है और जिसमें प्लस की संख्या भी आ जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनती हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी संख्याओं को हम बच्चों? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इतना अब बात करते हैं ये संख्या कितने प्रकार की होती हैं। हमारी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन पूर्णांक। धनात्मक क्या होते हैं? जितने भी हमारी प्लस की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारी धनात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या जो माइनस की 1, 2, 3, 4, 5। और फिर आता है उदासीन पूर्णांक। ये बच्चों बहुत पूछा जाता है पेपर में कि उदासीन पूर्णांक क्या होता है। तो उदासीन पूर्णांक बच्चों आप समझ ही गए होंगे, उदासीन पूर्णांक आपका 0 होता है, क्योंकि ना तो ये प्लस होता और ना ही ये माइनस होता है, ना ही ये सम होता है, ना ही ये विषम होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या था? जब हमने पढ़ा कि बच्चों हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपने कहा था सर प्राकृतिक संख्याएं तो वो होती है जिनको हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अनंत तक। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, तो उनमें कहीं ना कहीं उन संख्याओं में एक संख्या की कमी थी, और वो संख्या कौन सी थी? वो संख्या थी आपकी 0। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं, उनसे जो संख्या बनती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपनी पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि आपको यहां से पता चला कि पूर्ण संख्या क्या होती है? आपकी 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर सारी की सारी धनात्मक संख्याएं वो आपकी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, हिंदी में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, जो 4 है वो किस किस के पहाड़े में आ जाता है? 4 आपका 1 के पहाड़े में भी आता है, बिल्कुल आता है भैया। 2 के पहाड़े में भी, हाँ। 4 के पहाड़े में भी आता है। तो पर्सन में क्या आ गया है? इसकी डेफिनेशन के अनुसार हम कहेंगे कि वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या आपकी क्या कहती है? भाज्य संख्या उसको कहते हैं। ऐसी संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भाई 4 है आपका, 1 और 4 से तो कट ही रहा, लेकिन इनको इनसे नहीं मानना। किससे मानना है? 2 से। देखो एक अलग संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि एक भाज्य संख्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा और 12 आपसे पूछ लिया बच्चों कि ये जो 12 लिखा हुआ है क्या ये भाज्य है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो आप क्या करो भाई, 12 आपको देखो 12 1 से तो कटेगा, 12 से भी कटेगा, पर इन दोनों का इसमें नहीं मानना है। क्या इनके अलावा भी किसी और से कट रहा है 12? तो आपने देखा हाँ सर 12 तो आपका 2 के पहाड़े में भी आता है।
3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, ये तो बहुत सारी संख्याओं से कट जाता है। तो यानी कि जो 1 और 12, 1 और 12, 1 और 12 को छोड़कर आगे अदर संख्या से भी कट सकता है और संख्या से भी कट सकता है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और मैंने पूछा भाई बताओ बच्चों मुझे 3 क्या है, भाज्य है या नहीं है? तो आपने देखा सर 3 तो केवल 1 से कट रहा है और 3 से, ये तो 1 से और खुद से कट रहा है। और हमने पता है कि भाई जो संख्या अपने और 1 से और खुद से कटता है और उसके अलावा भी कटना चाहिए किसी से, अगर ऐसा होता तो ये भाज्य होता, लेकिन ये तो केवल 1 से और अपने आप से ही कट रहा है, तो उसका मतलब ये संख्या आपकी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है अगर भाज्य ही नहीं तो ये क्या होगी? इस संख्या को कहेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से, जो केवल अपने आप से और 1 से कैंसिल हो सकती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। देखो ये सारी सारी संख्या, आप 2 को ले लीजिए, 2 किससे कट सकता है? 2 केवल 1 से कट सकता है या फिर केवल 2 के पहाड़े में आता है। इन दोनों संख्या के अलावा क्या किसी और संख्या के पहाड़े में 2 आता है? नहीं आता है। तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य, प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही आप 3 मान लीजिए, 3 क्या है? 3 केवल 1 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, इसके अलावा और किसी में आता है? नहीं। तो ये आपकी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 1 और अपने आप से कैंसिल हो जाए, उसके अलावा और किसी संख्या से ये नहीं कटती है। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। और ये जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके साथ एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कि 2 जो है वो अभाज्य भी है और साथ ही साथ ये संख्या आपकी सम भी है। तो सम ऐसी संख्या, आपसे प्रश्न में पूछ लेगा पेपर में कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो क्या है? ऐसी संख्या सिर्फ 2 है। एक ही संख्या ये ऐसी 2 है जो सम भी है और अभाज्य, इसके अलावा कोई भी संख्या आपकी सम संख्या अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी की सारी संख्या आपकी विषम होगी, सिर्फ केवल इसको 2 को छोड़कर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला होता है सहअभाज्य संख्याएं, जिसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये को प्राइम होता क्या है? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी 2 सहअभाज्य संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, जिनके बीच में कोई भी कॉमन, उनका कॉमन गुणनखंड उनका नहीं होता, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या को निकालना, अगर हमें पता करना है वो सहअभाज्य है या नहीं, तो उनका एचसीएफ, उनका मासा निकाल लो, और उनका मासा हमेशा क्या होता है? हमारा 1 आता है। ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 और 7 है। अगर मैं 5 और 7 देखूं यहाँ पे संख्या, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 5, और 7 के गुणनखंड 7 गुणा 1। तो इसमें आप देख लो 1 को छोड़कर, और अगर कोई भी इसके अंदर कॉमन गुणनखंड हो जाता है तो इससे अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तभी हमारी कैसी होगी? सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड उसका नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं, केवल 1 को छोड़कर। फिर आता है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको अंश हर के रूप में लिख सकते हैं या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी उनका हर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं या फिर रेशनल नंबर। उदाहरण के तौर पर जैसे 3/4, 7/12, 5/1, 6/1, 0.25, ऐसी सारी सारी संख्या क्या होती है? आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है आपका अगला 10/1, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये अपरिमेय की पहचान क्या होती है? कि ये हमेशा अंडर रूट के अंदर रखा हुआ मिलेगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर संख्या वो होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी कि उसमें पूरे पूरे जोड़े नहीं बनेंगे,
अगर हम उसको गुणनखंड करते हैं तो कभी भी उसके पूरे जोड़े नहीं बनेंगे, तो वो आपकी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, क्या आपसे पूछ लेगा पेपर में, ऐसे जरूर पूछेगा, क्या रूट में 16 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप क्या करोगे इसके लिए बच्चों, पहले यहाँ पे 16 के गुणनखंड करोगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 के गुणनखंड हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तो जोड़ा बन गया। अगर गुणनखंड का पूरा पूरा जोड़ा बन जाता है, पूरा पूरा जोड़ा बन जाता है, तो जोड़े में से एक बाहर आता है हमेशा। तो अगर उसके गुणनखंड के पूरे पूरे आपके पेयर बन गए, पूरे पूरे जोड़े बन गए, तो आप कहोगे ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन उसके अंदर कोई भी एक जोड़ा नहीं बना, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं इसको। अगला आता है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को ऐसी संख्या है जिसके अंदर परिमेय भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है, सम भी आ जाती है, विषम भी, जितनी हमने सारी संख्याएं पढ़ी जिनके अंदर ये सारी संख्या आती है उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अगला आपका 12वां नंबर, अवास्तविक संख्याएं। अब अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी काल्पनिक संख्या जो वास्तव में होती नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं, अनरियल नंबर, या फिर इसको अमेजनरी संख्या भी बोलते हैं, अमेजनरी नंबर भी इसको बोलते हैं। और इन संख्या की सिर्फ एक ही पहचान होती है कि ये संख्या हमारी रूट के अंदर जो है हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी, ऋणात्मक। रूट के अंदर हमेशा अगर आपको माइनस का साइन दिख रहा है तो आप समझ जाना कि ये दी गई संख्या आपकी क्या है, अवास्तविक संख्या है। संख्या पद्धति पर आधारित सूत्र, कुछ सूत्र हैं, अगर आप इन संख्याओं के सूत्र को याद कर लोगे तो बहुत आसानी से आप लोग सारे के सारे हल जो आपको दो। जैसे आपसे पूछा गया है प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, अगर आपकी कुछ प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग 2 कर दो और गुणा में उसमें कुल संख्या कितनी है, तो आपकी प्राकृतिक संख्या का योग आ जाएगा। और लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n प्लस 1 बटे में 2। अब ये है क्या, n क्या है, जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि भाई आप इसका हल ज्ञात करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और ऐसे लगातार जो है 100 तक चला गया। और आपसे कहा लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे बाद की संख्या है इसी को हम n कहते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा n है, बस आपको क्या करना है 100, और 100 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया, 100 में एक और जोड़ेंगे 101, और भाग कर दो 2 से, काट दो 50, गुणा कर देंगे 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, ये आ गया 5050। ये लगातार 50 संख्याओं का योगफल हो गया। n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और बटे में वर्ग अंतराल। इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको सेकंड पार्ट में, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन सूत्र को हमें प्रयोग में लाना है। अगला आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर लगातार संख्या वर्ग में, जैसी है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ऐसे करते करते अगर ये हमारा 10 के वर्ग तक की संख्या, और आपसे पूछा गया कि लगातार 10 तक के वर्ग की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको कौन सा ये सूत्र इस्तेमाल करना है। n क्या है, n आपका यही सबसे आखिरी वाला n बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पे सूत्र लगाओगे आप n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, और उसको हल कर दो भाई 10 है तो 10 गुणा में 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 गुणा 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385 आ गया इसका योग। तो इस तरीके से आप जो है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये भी आप इसी सूत्र से निकाल सकते हो। और उसके बाद आपको कुछ भाग के सूत्र हैं जो हमारे यहाँ पे यूज होंगे। भाज्य बराबर, देखो भाज्य क्या होता है, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं जो बीच वाली संख्या होती है उसको भाज्य कहते हैं, और ये हमारा जो है भाजक होता है, जिससे हम भाग करते हैं देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और ये हमारा जब भाग करके आता है इसको भागफल कहते हैं, और नीचे अगर कुछ बचता है तो वो हमारा शेष फल होता है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। इस सूत्र की सहायता से आप जो भाज्य निकाल सकते हो, अगर आपको भाजक भागफल, और अगर आपको भाज्य दिया गया है तो भाज्य में शेषफल घटा के ऐसे आप भाजक या भागफल जो भी चीज है वो सूत्र से निकाल सकते हैं।
तो भाई आज की क्लास जो थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी संख्या पद्धति की। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब जो हम कल का सेशन होगा उसमें हम संख्या पद्धति पर आधारित कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो आपको वहां पे पेपर में मिलेंगे, उन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको संख्या पद्धति बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। संख्या कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे हम इनको पहचानते हैं, इनकी पहचान क्या है, तो ये सारी चीज अपनी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और हर दिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी और आप धीरे धीरे तैयारी करिएगा और सफलता जो है 100% आपको मिलेगी। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।